आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा ग्राफिकल मेथड। और इसके पहले वाला जो हमारा मेथड था अलजेब्रिक मेथड, उसमें हम लोगों का दो मेथड आता था अलजेब्रिक में, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। यदि आप ध्यान से याद करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में टोटल हम लोगों ने 5 सवाल बनाए हैं और एलिमिनेशन मेथड में टोटल हम लोगों ने 3 सवाल बनाए हैं। और उससे ज़्यादा एडवांस उन दोनों मेथड से सवाल नहीं पूछा गया है आज तक, तो घबराने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, यानी कि यदि आप उन सवालों को भी यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे बताया था, तो 98% आपका जो है ना सवाल अलजेब्रिक मेथड से कंफर्म है, मतलब कंप्लीट हो गया वो। ठीक है, और जो 2-3% बच रहा है वो डाउट आपको तब आएगा जब आप सवालों को बनाएंगे बुक खोल के, और उसमें डाउट आएगा तो आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा और ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग आज ये कह सकते हैं कि अलजेब्रिक मेथड हमारा कंप्लीटली खत्म हो चुका है। उसमें 2 मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। क्या उसमें डाउट किसी को नहीं? चलिए, उसमें यदि डाउट नहीं है तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपने इस चैप्टर का सेकंड हिस्सा। याद कीजिए, सेकंड हिस्सा क्या था हमारा? ग्राफिकल मेथड। चलिए शुरू करें। ग्राफिकल मेथड भी हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, और ग्राफिकल मेथड हम लोग आज ही शुरू करेंगे और आज ही खत्म करेंगे, वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ के। चलिए शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड। जिस प्रकार से अलजेब्रिक मेथड में 2 मेथड था, उसी प्रकार से ग्राफिकल मेथड भी हमारा 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, बहुत पहले डायग्राम आप बनाएंगे जो हम यहाँ पे बनाएंगे पहले, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से पहले, यानी कि ग्राफिकल मेथड भी हमारा 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है इसका कंसिस्टेंट इक्वेशन। नाम सुना होगा आपने शायद, कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन, ये पहला हो गया इसका टाइप। दूसरा है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट, क्या बोल रहा है युवराज? नाम सुना लग रहा है। हाँ, नाम सुना लग रहा है। सुने होगे, स्कूल में हो गया क्या ये चैप्टर? हाँ, तब सुने होगे, ध्यान नहीं दिए होगे वो हम समझ रहे हैं, लेकिन मैम या फिर सर, जो कौन है, सर है या मैम है? सर है। मतलब कान में आवाज तो आया होगा कुछ, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ऐसा कुछ। चलो खैर, ठीक है। तो पहला हमारा है इस ग्राफिकल मेथड में, पहला टाइप है हमारा इसमें कंसिस्टेंट इक्वेशन, और दूसरा इसमें है हमारा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपको और गहराई से कुछ बातें हैं जो कि जान लेना चाहिए आपको। सबसे पहले इसमें भी हमारा 2 चीज होता है। कंसिस्टेंट इक्वेशन में भी हम लोगों को 2 चीज पढ़ना होता है। पहला है हमारा इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बातें लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा इसको डिटेल में समझेंगे। इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अभी हम पूरा बताएंगे आपको डिटेल में। पहले आप पहले लिख लीजिए, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन पहला हो गया। दूसरा है इक्वेशंस हैव infinitely many solutions। ये 2 हिस्सा हम लोगों को इसमें पढ़ना होता है, पूरा समझेंगे अभी हम लोग क्या है। इसमें इनकंसिस्टेंट इक्वेशन में एक ही चीज होता है, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ इसका, अब जरा समझिए इसके मतलब को। ये हो गया हमारा इधर कंसिस्टेंट इक्वेशन, और इधर हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इट मीन्स ग्राफिकल मेथड हमारा 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा हमारा है कंसिस्टेंट इक्वेशन, दूसरा हिस्सा है इसका इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन में हम लोगों को 2 चीज पढ़ना पड़ता है। पहला है हमारा इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, इसके मतलब को समझेंगे अभी हम लोग, और दूसरा इसमें है हमारा इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन उसमें इनकंसिस्टेंट इक्वेशन में एक ही चीज पढ़ना पड़ता है हम लोगों को, उसमें हमारा इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। बस अब
हम लोगों को जो इस ग्राफिकल मेथड में बेसिकली ग्राफ पढ़ना है वो 3 प्रकार के ग्राफ आपको पढ़ना है। पहला ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा वो वाला। 3 ही प्रकार के ग्राफ आपको पढ़ने हैं और ये तीनों ग्राफ बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। और कैसे डिफरेंट है, क्या मतलब है इन सारे ग्राफ का, अभी पूरा हम आपको समझाएंगे। कोई दिक्कत ज्यादा समझने में पहले आप ये बताइए, ठीक है। चलिए देखो, हालांकि यहाँ पे हम बताने का तो बता देंगे आपको, लेकिन उतना समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल देंगे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे इसका मतलब ये हो गया, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि इसका ग्राफ जब आप बनाएंगे ना, यानी कि जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ में आपको x का वैल्यू 1 मिलेगा और y का वैल्यू आपको 1 मिलेगा। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, मतलब कि 2 वेरिएबल हमेशा रहेगा इसमें, या तो xy, या तो ab, या तो pq, या तो rs, यानी कि 2 वेरिएबल हमेशा हमारे पास रहेगा। जिस प्रकार से आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को बनाया, एलिमिनेशन मेथड को बनाया, हर बार आपने क्या किया, एक x का वैल्यू निकाला अपने इक्वेशन में और उसी क्वेश्चन में आपने y का वैल्यू भी निकाला। उसी प्रकार से जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इस वाले ग्राफ में हमको एक x का वैल्यू निकलेगा और एक y का वैल्यू निकलेगा, जैसा हम लोगों का लगभग निकलता था जो बनाते थे हम लोग नॉर्मली। इसमें x का वैल्यू बहुत सारा निकलेगा, बहुत, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपके सोच से भी परे है। इनफाइनाइट x का वैल्यू इसमें निकलेगा और y का वैल्यू भी इसमें इनफाइनाइट निकलेगा। कैसे पता करेंगे हम लोग, लेकिन इसमें ना ही आपको x का वैल्यू मिलेगा, ना ही आपको y का वैल्यू मिलेगा, यानी कि 3 प्रकार के ग्राफ आपको पढ़ने हैं। चलिए अब तीनों ग्राफ को हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना कंसिस्टेंट इक्वेशन में इसका सबसे पहला वाला टाइप, ठीक है, शुरू करें। चलिए पहला वाला टाइप हम लोग आज यहाँ पे इसका शुरू करने जा रहे हैं। क्या है पहला टाइप का नाम, हाँ, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। देखो कहीं पे समझ में नहीं आया ना तो तुरंत हमको वहीं पे नॉक करना है, ठीक है, कि सर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट कीजिए, तो हम आपको वहां पे और अच्छी तरीके से उसको बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरे तरफ से तो कोशिश पूरा रहेगा, लेकिन कहीं पे समझ में नहीं आया तो तुरंत आपको बोलना है, ठीक है। चलिए पहला है हमारा इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। हम लोग अभी फिलहाल इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए इसका कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है लिख देते हैं, उस कंडीशन का मतलब क्या है ये हम आपको मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट के बाद बता पाएंगे, क्योंकि हमको अभी बहुत कुछ इसमें लिखना भी है। इसका कंडीशन क्या है देखिए ध्यान से, तो थोड़ा सा आपको इसमें बस सबर करना है, उसके बाद इसमें पूरा हम बताएंगे। इसका कंडीशन है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये इसका कंडीशन है। और इसमें आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इसके मतलब को हम लोग अभी समझेंगे। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो भी आप देख लीजिए। इसका ग्राफ हमारा ना कुछ इस प्रकार का बनेगा, और यहां पे एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा, सपोज आप उस पॉइंट को नाम दे दो O, ठीक है। यानी कि इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका कंडीशन होता है ये कंडीशन हमको क्या कहता है अभी हम लोग समझेंगे। और इस ग्राफ जो हमारा बनेगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, यानी कि ग्राफ जो बनेगा हमारा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। और ऑब्वियस ही बात है, ग्राफ का कॉन्सेप्ट हम लोग आज समझ रहे हैं, तो किस पे बनाना है आपको, ग्राफ कॉपी पे बनाना है। और ग्राफ कॉपी आप जरूर खरीद लीजिएगा। और ग्राफ कॉपी आप कौन सा खरीदिएगा बताते हैं। ग्राफ 2 प्रकार का आता कॉपी, एक आता छोटा वाला, एक आता है लंबा वाला। तो लंबे वाले खरीदोगे ना तो लंबे वाले में आधा पेज बेकार चल जाता है, दोनों है। तो जो चीज हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं उसमें छोटा वाला ग्राफ कॉपी बहुत काफी है, क्योंकि बड़े वाले ग्राफ कॉपी में ना आप बनाओगे ऊपर में, नीचे का कुछ जगह खाली रह जाता है, तो क्या फायदा बेकार करने से, उसको बर्बाद करने से। इसलिए आपके पास यदि ग्राफ कॉपी पहले से है तब तो कोई बात नहीं है, यदि इसके पास ग्राफ कॉपी नहीं है, आप लोग भी और ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी, जब ग्राफ आप बनाएंगे तो ऑब्वियस ये बात है ग्राफ कॉपी आपको खरीदना पड़ेगा। या तो आपके घर में पहले से हो सकता है, आप खरीदेंगे आप, तो आप कोशिश कीजिए कि ग्राफ कॉपी आपके पास छोटा वाला हो, उसमें एक क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, मतलब उसमें जरा सा भी गड़बड़ी नहीं आता है, आसान से बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो छोटा वाला ग्राफ कॉपी अच्छा रहेगा। तो ये इसका कंडीशन है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इसका एक एग्जाम्पल लीजिए, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल लेंगे हम लोग अपना सवाल नंबर फर्स्ट। क्या है उधर से बोलो युवराज,
2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू 0। उसके बाद 4x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है किसमें, माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4। ठीक है, अब ये हमारे पास सवाल दिया गया है, समझिए पहले ध्यान से, ये हमारे पास सवाल दिया गया है। एक बात बताइए, यदि सपोज करो कि यदि ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है और इस सवाल से हमको बोले कि एलिमिनेशन मेथड लगा के और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के x और y का वैल्यू निकाल के बताओ, क्या अब नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग x और y का वैल्यू अलजेब्रिक मेथड से नहीं निकालने जा रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से निकालने जा रहे हैं हम लोग। अब इसमें आपको बहुत थोड़ा बहुत क्या करना है, तिगड़मबाजी वाला काम करना है। वो क्या है जरा देखिए ध्यान से। इसमें आपको मालूम है ये हमारा इक्वेशन कौन है, ये इक्वेशन सेकंड। चलिए अब यहां पे आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से। फ्रॉम ऊपर कर, चलो ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या है पहला इक्वेशन हमारा, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसमें x का वैल्यू आप निकालिए जरा, x का वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं 6 माइनस वाई बाई 2। क्या सही है? बिल्कुल सही है, x का वैल्यू। चलिए आगे, उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, जो तरीका यहाँ पे लिखने जा रहे हैं आप लोगों को भी वही तरीका पूरे सवालों में फॉलो करना है। सेकेंड इक्वेशन क्या हमारा, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसमें x का वैल्यू निकालिए, डायरेक्ट लिखते हैं x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y बाई 4। हो गया, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपने x का वैल्यू ये निकाला और इक्वेशन नंबर सेकेंड से आपने x का वैल्यू ये निकाला। अब इन दोनों के लिए आपको एक बनाना पड़ता है वैल्यू टेबल। क्या बनाना पड़ेगा, वैल्यू टेबल। वो कैसे बनता है उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, देखिए ध्यान से। वैल्यू टेबल, इधर बनेगा इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू टेबल और इधर हमारा बनेगा वैल्यू टेबल इक्वेशन नंबर सेकेंड का। चलिए अब जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक्स वाई, उसी प्रकार से इधर भी। घबराना नहीं है, इस पूरे चीजों को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। ऊपर x नीचे y। चलिए अब मेरे बातों को आप पहले समझिए ध्यान से। देखो अभी भी मेरे हिसाब से आपके माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, है कि नहीं। सर ये कंडीशन आपने क्या लिखा है, सर इस लाइन का मतलब क्या है ना। सर आप इस प्रकार से x का वैल्यू आप क्यों निकाल रहे हैं, वैल्यू टेबल क्यों बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका यूज क्या है, पूरा यूज इसी का है, बताएंगे अभी। पहले आपको यहाँ पे अभी फिलहाल 5 मिनट आपको सबर करना पड़ेगा। चलिए अब आप हमको यहाँ पे बताएंगे क्या, समझिए ध्यान से। हम लोग ये, अच्छा ये वाला वैल्यू टेबल किसका है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, और ये वाला वैल्यू टेबल इक्वेशन नंबर सेकंड का, ठीक है। ये हमको बनाना पड़ेगा तभी जाके हमारा ग्राफ बन पाएगा, ठीक है। बहुत सारे बुक में केवल 2 बॉक्स तक दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं 3 बॉक्स। हालांकि आप 2 बॉक्स से भी ग्राफ बना सकते हैं, 10 बॉक्स से भी बना सकते हैं, 100 बॉक्स से भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छा माना जाता है 3 या 4 बॉक्स से। तो 4 बॉक्स थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, 3 बॉक्स सुटेबल है, और 2 बॉक्स थोड़ा सा कम पड़ जाता है, इसलिए 3 बॉक्स हमारे लिए सटीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अब आप हमको बताएंगे और हम वहां पे लिखेंगे। देखिए ध्यान से, यहां पे हम y का वैल्यू क्या लें कि x का वैल्यू कुछ आ जाए। मान लीजिए कि यदि हम यहाँ पे y का वैल्यू 0 लेते हैं, सपोज कीजिए कि यदि हम यहाँ पे y का वैल्यू 0 लेते हैं, तो 6 माइनस 0 6 डिवाइडेड बाई 2 3 हो जाएगा। इट मीन्स y का वैल्यू आपने कितना लिया, यहाँ पे 0 लिया आपने, तो आप यहाँ पे y के बगल में लिखो 0, और जब आपने y का वैल्यू यहाँ पे 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, तो आप यहाँ पे लिख दो उसकी जगह पे 3। पहला बॉक्स कंप्लीट। अब जो वैल्यू आप इसमें पहली बार ले चुके हैं उसको छोड़ के दूसरा कुछ वैल्यू लेना है। चलिए मान लेते हैं कि y के जगह पे हम लोग ले लेते हैं वैल्यू 1, पहले 1 ले लेते हैं। यदि 1 लेंगे तो 6 माइनस 1 5,
5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 पॉइंट में नहीं लेना है, सिंपल एक नॉर्मल नंबर आना चाहिए। यानी कि 1 आप वैल्यू लीजिएगा तो 6 - 1 5 डिवाइडेड बाई 2 नहीं कटेगा पूरा। चलिए 2 वैल्यू लेते हैं। यदि आप y का वैल्यू यहाँ पे 2 लेते हैं तो 6 - 2 4 डिवाइडेड बाई 2 2, तो y का वैल्यू आपने कितना लिया? 2 लिया। यदि आप y का वैल्यू 2 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू भी 2 आएगा। क्या दिक्कत है यहाँ तक किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि वहां पे हमको y का वैल्यू क्या लेना चाहिए? 3 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें 1.5 आएगा, डेसिमल में आ जाएगा। हाँ 3 लेंगे तो 6 - 3 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2 नहीं कटेगा, तो अब क्या लेना चाहिए हमको? 4 लेना चाहिए। चलिए लेते हैं जरा 4 इसका। यदि हम लोग यहाँ पे कहा गया, हाँ यदि हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 4 लेते हैं तो 6 - 4 2 डिवाइडेड बाई 2 1 है ना। आपने y का वैल्यू कितना लिया? 4 लिया, तो 4 लिखो यहाँ पे। जब आपने y का वैल्यू 4 लिया तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। बस यही काम आपको उस वाले वैल्यू टेबल में करना है, लेकिन अब इसको ध्यान में रखना है। चलिए अब जरा सोचिए इसके बारे में भी। यहाँ पे हम y का वैल्यू क्या लें कि x का वैल्यू हमको कुछ मिल जाए। यदि हम यहाँ पे y का वैल्यू 0 लेते हैं तो 2 × 0 0, बचा केवल क्या? 4 डिवाइडेड बाई 4 1, मिल गया ना x का वैल्यू। चलिए तो आपने y का वैल्यू लिया कितना? 0। तो आप जब y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब क्या लेना चाहिए हमको यहाँ पे y का वैल्यू? 1। चलो 1 लेते हैं तो 2 × 1 2 और प्लस 4 6 डिवाइडेड बाई 4 नहीं कटेगा। 2 लेते हैं, 2 2 जा 4 4 4 8 डिवाइडेड बाई 2 2, यानी कि आपने y का वैल्यू कितना लिया? 2 लिया। y का वैल्यू आप ले रहे हैं यहाँ पे 2, तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 2 आ जा रहा है। ठीक है चलिए अब दोबारा y का वैल्यू आप 2 नहीं ले सकते हैं। चलो इस बार, अच्छा क्या सर माइनस में नहीं ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप माइनस में भी ले सकते हैं, कोई बड़ा बात इसमें नहीं है। चलो 3 ले लेते हैं। 3 2 जा 6 और 4 10 डिवाइडेड बाई 4 नहीं कटेगा। कितना लेना चाहिए अब? 4 लेते हैं एक बार। 4 लेंगे y का वैल्यू तो 4 2 जा 8 और 4 12 डिवाइडेड बाई 4 3 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना लेना है? 4। यदि y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 4 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बस ये वाला वैल्यू टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अब हमारा मेन काम शुरू होता है ग्राफ पे प्लॉटिंग करने का। ठीक है चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। प्लॉटिंग कैसे करना है देखिए ध्यान से, यही आपका मेन हिस्सा है अब जो होने जा रहा है। ठीक है, और ये प्लॉटिंग आप किस पे करेंगे? अपने ग्राफ कॉपी पे करेंगे। ठीक है चलिए हम लोग यहाँ पे एक अपना एक ग्राफ बना लेते हैं। यही चीज आपको यहाँ पे समझना है। चलिए बताइए इसको क्या कहते हैं हम लोग? x डैश, इसको सॉरी इसको केवल x, इसको y डैश, इसको ओरिजिन यानी कि o। ठीक है चलिए अब आपको मालूम है कि ये क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है। आगे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए अब बस आपको प्लॉटिंग कर देना है। चलिए प्लॉटिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वाले वैल्यू टेबल को प्लॉटिंग करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहा जा रहा है, आप पहले बॉक्स वाले को काम करेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि आप x पे 3 स्टेप जाओ। चलिए 3 स्टेप जाइए आप x पे, 1 2 3 आप यहाँ पे चले गए। उसके बाद कह रहा है कि y पे आप बिल्कुल भी मत जाओ, 0 जाओ। इट मीन्स हमको x पे ही रहना जाना है। मतलब कि x पे कह रहा है कि 3 स्टेप जाओ, हम चल गए x पे 3 स्टेप। y पे एक भी स्टेप हमको नहीं जाना, इट मीन्स हमको 3 पे ही रह जाना है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे बन गया। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है x पे आप 2 स्टेप जाओ, 2 स्टेप चलिए x पे, 1 2 यहाँ पे गए हम लोग। उसके बाद y पे भी कह रहा है, फिर आप y पे भी 2 स्टेप जाओ, यानी कि 1 स्टेप 2 स्टेप, लगभग मेरा कहाँ पे आएगा? लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है
आगे उसके बाद फिर कह रहा है एक्स पे आप 1 स्टेप जाओ, चलो हम यहाँ पे आ गए 1 स्टेप। उसके बाद कह रहा है कि वाई पे आप 4 स्टेप चले जाओ, 1 2 3 4, यानी कि लगभग हमारा यहाँ पे जाने के लिए कह रहा है। क्या कोई दिक्कत? हाँ, ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने अकॉर्डिंग नहीं, हम यहाँ पे बोर्ड पे बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हमसे टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल आपका सीधा बनेगा। ये आपने कर दिया। अब आपको सिंपली इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला देना है। यदि हमसे थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा बन भी जाएगा तो हंसना नहीं है, क्योंकि हम लोग बोर्ड पे बना रहे हैं। हम लोग नहीं, हम बेसिकली बोर्ड पे बना रहे हैं, और बोर्ड पे थोड़ा सा तो चलता है, एग्जैक्ट तो है नहीं। तो आप ग्राफ पे बनाएंगे, स्केल से यूज करेंगे तो बिल्कुल आपका सही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा पहले वाले वैल्यू टेबल का काम हो गया। आगे इसका काम करते हैं। ये कह रहा है आप x पे एक स्टेप जाओ, ठीक है, x पे एक स्टेप चले गए। y पे कह रहा है बिल्कुल भी मत जाओ, तो नहीं गए, यहीं पे रह गए हम लोग। ठीक है, आगे x पे 2 स्टेप, y पे भी 2 स्टेप, इट मीन्स x पे यहाँ पे आ गए और y पे यहाँ पे आ गए, मतलब कि आपको दोबारा इसी पॉइंट पे जाना है। देखो 2 2 2 2, क्या सेम था ना? बिल्कुल सेम था। आगे कह रहा है कि x पे 3 स्टेप जाओ, चले गए x पे 3 स्टेप, और y पे कह रहा है 4 स्टेप जाने के लिए, यानी कि लगभग मेरा कुछ यहाँ पे आने के लिए ये कह रहा है। क्या दिक्कत किसी को? चलिए अब इसको आप मिलाइए। इसको जब आप मिलाएंगे इसे, तो मेरा ये कुछ बन के ऐसा तैयार होगा, हाँ या ना? इसको आप आगे भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं, और इधर भी और इधर भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। अरे भाई अभी लिखने तो दो, अभी कहाँ की है, अधूरा है अभी ये। अब आगे देखो, सबसे पहले चलो युवराज का एक पहले काम कर देते हैं। ये वाला जो, सॉरी, पहले हम लोगों ने ये वाला बनाया था, ये वाला लाइन जो हमारा है वो लाइन किस इक्वेशन का है? पहले वाले वैल्यू टेबल का है। और पहला वाला वैल्यू टेबल आपने किस इक्वेशन से तैयार किया था? इस वाले इक्वेशन से। कहा गया? ये वाला 2x + y - 6। तो पहला वाला जो हमारा लाइन है उसके ऊपर, मेरे पास चूंकि जगह नहीं है, लेकिन आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपके पास जगह बचेगा, तो उस ग्राफ यानी कि इस लाइन के ऊपर ही आपको उस इक्वेशन का पूरा वैल्यू लिख देना है। क्या इक्वेशन था आपका पहला वाला? 2x + y - 6 = 0। क्योंकि ये वाला ग्राफ हमारा जो बना है, ये वाला लाइन, वो इस वाले वैल्यू टेबल से बना है, और ये वाला वैल्यू टेबल हमारा किससे क्रिएट हुआ है? इस वाले इक्वेशन से। इसीलिए उस ग्राफ पे आप इसके ऊपर, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे ग्राफ कॉपी में, उसके ऊपर ही बेसिकली ये चीज लिखना होता है। मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एरो देख के से लिख दे रहे हैं। और ये वाला ग्राफ किस इक्वेशन का है? सेकंड वाले का, यानी कि 4x - 2y - 4 = 0। तो इसके ऊपर आप लिखेंगे, इसके ऊपर आप लिख देंगे। चूंकि मेरे पास जगह नहीं है तो हम नहीं लिख पा रहे हैं। 4x - 2y - 4 = 0। अब इसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप इनके सारे पॉइंट का नाम लिख दो। चलो ये वाले पॉइंट का नाम बताइए जल्दी। 0 नहीं, पहले 3 और 0। तो ये वाले पॉइंट का नाम होगा हमारा 3, 0। ठीक है, आगे ये वाले पॉइंट का नाम बताइए। 2 2 2, 2। ये वाले का नाम बताइए। 1 4। पहले x पे जाएंगे ना, फिर y पे जाएंगे तो 1 4, 1, 4। इसका नाम बताइए। इसका क्या था? 3 4। कहाँ से मालूम चला? यहाँ से 3, 4। चलिए, और ये वाला बच रहा है एक हमारा, इसका नाम बताओ। 1, 0। और ये हो गया आपका कंप्लीट ग्राफ। बस, कोई दिक्कत अब इसमें? चलिए, आपने ग्राफ तो बना दिया, ठीक है, समझ में भी आ गया, लेकिन सर ग्राफ कहना क्या चाह रहा है ये तो बताइए जरा पहले। अब यही आपको सुनना है पहले ध्यान से, ठीक है, देखिए ध्यान से। इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग बना रहे हैं, इसका मतलब हमने आपको पहले ही कहा था कि x का वैल्यू 1 मिलेगा आपको और y का भी वैल्यू आपको 1 मिलेगा। तो सर x और y का वैल्यू इसमें दिख कहाँ रहा है? तो आप ये पता करो कि दोनों ग्राफ आपस में कट कहाँ पे रहा है। कहाँ पे कट रहा है? यहाँ पे कट रहा है, और इस पॉइंट का नाम क्या है? 2 और 2 नाम है ना? तो बताइए, हम हमेशा पहले किसको लिखते हैं? x को और फिर y को। इट मीन्स यहाँ पे दोनों ग्राफ हमारा कट रहा है, और x के जगह पे है 2 और y के जगह पे भी है 2। इट मीन्स इस ग्राफ के अकॉर्डिंग x का वैल्यू भी 2 है और y का वैल्यू भी 2 है। इसीलिए इसका नाम है क्या? इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि जब आप इस ग्राफ को बनाओगे तो
x का वैल्यू भी एक मिलेगा और y का वैल्यू भी एक मिलेगा। और कहां पे मिलेगा? जहां पे दोनों ग्राफ आपस में कट रहा होगा। तो यहां पे कट रहा है तो ये हमारा 2 और 2 हो गया। ये अलग अलग भी हो सकता है, 2 और 4 भी हो सकता है, 2 और 5 भी हो सकता है, 9 6 भी हो सकता है, दो अलग अलग वैल्यू आ सकता है हमारा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो इसका मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन सर ये कंडीशन क्या है बताते हैं। क्या है कंडीशन? देखिए समझो पहले ध्यान से यहाँ पे। अच्छा चलो, इसको समझाने के लिए ना हम एक चीज बताना चाहेंगे आपको। इसका आ गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये वाला। इस इक्वेशन फर्स्ट को आप देखिए और a1 का वैल्यू आप बताइए क्या है। इसको देख के पहले बताइए, इसको आप देखिए और इसका a1 का वैल्यू बताइए कितना है। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताया था आपको, a1 प्लस बी, a1x प्लस b1 y प्लस c1, और दूसरा वाला क्या था? b2x। हाँ, इसमें 2 होगा, यानी कि इसमें a1 का वैल्यू 2 होगा और a2 का वैल्यू हमको कहां से मिलेगा? इस वाले इक्वेशन से 4 होगा। आगे बढ़िए, उसके बाद फिर b1 का वैल्यू बताइए, वहां पे 1 हो जाएगा, और b2 का वैल्यू बताइए -2। अब इस कंडीशन पे इस वैल्यू को आप पुट करके देखो, a1 बाई a2 और उसके बाद फिर क्या है? b1 बाई b2। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लो, b1 बाई b2। चलिए a1 का वैल्यू कितना है? 2, b2 का 4, सॉरी a2 का 4, काट दो, 1 बाई 2 आ गया। b1 का वैल्यू 1, b2 का -2। अब जरा आप देखो तो क्या a1 बाई a2 का वैल्यू 1/2 है और b1 बाई b2 का वैल्यू भी 1/2 है, लेकिन ये माइनस में है। तो क्या हम कह सकते हैं कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2? यानी कि बराबर नहीं है, ये 1/2 है सिंपली, लेकिन ये -1/2 है। माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? -1/2 बनेगा। तो यहां पे हमको कहा यह जा रहा है कि देखो, सबसे पहला बात, यदि आपको ये कंडीशन दिख जाए, इक्वेशन को आप देखो और इक्वेशन को देख के आप पता करो कि यदि ये हमारा कंडीशन बन रहा है, इट मीन्स हमेशा आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब कि एक x का वैल्यू मिलेगा और एक y का वैल्यू मिलेगा। तो सवाल कई बार कैसे पूछता है ना, उसका भी तरीका हम आपको बता ही देते हैं। देखिए ध्यान से, सवाल अब आपसे दो तरीके से पूछेगा। पहला तो ये कह देगा कि देखो आपके पास ये सवाल दिया गया है, सुनो पहले, आपसे सवाल ये पूछेगा कि देखो आपके पास ये सवाल दिया गया है, इस सवाल को देख के बताओ कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा और सॉल्यूशन कैसा बनेगा हमारा। तो यदि ये ग्राफ इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, वैल्यू को अपलोड करके देखेंगे, यदि ये हमारा जो सवाल दिया गया है, यदि ये सवाल इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इट मीन्स ग्राफ हमेशा हमारा कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग बनेगा, मतलब कि दोनों आपस में कट कर रहा होगा। और सॉल्यूशन कैसा निकलेगा? यूनिक निकलेगा, यानी कि x का वैल्यू भी एक निकलेगा और एक y का भी वैल्यू निकलेगा। पहला तरीका ये पूछने का हो गया। और दूसरा बात क्या करेगा, कभी कभी ये वैल्यू आपको नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा इधर का, सिंपली आपको ये ग्राफ उठा के दे देगा। तो ग्राफ को आपको देखना है कि भाई ग्राफ में दोनों लाइन आपस में कट कर रहा है एक जगह पे, इट मीन्स ये ग्राफ हमारा किसका है? इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन का है। दोनों तरीके से सवाल पूछा जाता है, याद रहेगा ये चीज। तो सवाल बेसिकली कैसे, एक बार फिर से देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल सबसे पहले आपको क्या करेगा, ये क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि ये क्वेश्चन को देख के बताओ कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा और सॉल्यूशन कैसा बनेगा। तो आप पहले इस ग्राफ को, सॉरी इस सवाल को देखो, इस सवाल को इस कंडीशन में पुट करके देखो। यदि ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो जाता है, इट मीन्स ग्राफ हमारा इंटरसेक्टिंग बनेगा उस प्रकार से, और सॉल्यूशन कैसा निकलेगा? यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, यानी कि x का वैल्यू भी एक आएगा और y का वैल्यू भी एक आएगा। इसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों सेम है, कोई दिक्कत इसमें? या फिर कई बार क्या करेगा, सिंपली आपको ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये ग्राफ किस वाले केस का है? तो इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स ये ग्राफ किसका? हमारा सॉल्यूशंस हैव, सॉरी इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन का है। बन जाएगा ये चीज। चलिए, तो दो प्रकार से इसमें सवाल आपसे पूछा जा सकता था। तो जरा देखिए तो क्या इस प्रकार से हमारा ग्राफ बन रहा है क्या? देखो बिल्कुल बन रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पे समझना जरूरी था। आगे बढ़े हम लोग। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला टाइप, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन का। अच्छा, ये लाइन लिखा हुआ था ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब कि देखो ये ग्राफ क्या हमारा इंटरसेक्ट लाइन नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है, इसीलिए ये पॉइंट हमारा इसमें लिखा हुआ था। अब एक बार बताइए हमको पहले
इस वाले में किसी को भी कोई डाउट समझ में आया है? तो इसमें से सवाल कैसे पूछेगा मालूम चल गया। सिंपली आपको इक्वेशन दे देगा दोनों, और इस इक्वेशन को ही देख के आपको बताना पड़ेगा कि ग्राफ कैसा बनेगा और सॉल्यूशन कैसा बनेगा। तो यदि वो सवाल इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। और सॉल्यूशन कैसा बनेगा? यूनिक बनेगा। ठीक है। या फिर कई बार क्या करेगा, सिंपली ये ग्राफ ही उठाकर आपको दे देगा। आपको देखना है कि यदि ग्राफ कट कर रहा है, इट मींस ये ग्राफ किसका है? इक्वेशंस है यूनिक सॉल्यूशन का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ, अच्छा ये सवाल हमारा क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था। यहाँ पे हम लोग करके देखे अभी। चलो, तो ये हो गया हमारा पहला टाइप। अब इसके दूसरे टाइप को हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका सबसे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सेकंड टाइप अब हम लोग देख लेते हैं। पानी, चलिए सेकंड वाला क्या है? सेकंड का नाम बताइए जल्दी। हाँ, ये वाला है हमारा। इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये हमारा सेकंड टाइप है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसके कंडीशन को लिखेंगे हम लोग। इसका कंडीशन क्या है देखिए। इसका कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। इसमें भी आपको एक लाइन लिखना है, ग्राफ्स आर नहीं कोइंसाइड, ग्राफ्स आर कोइंसाइड टू ईच अदर। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये हमारा पहला लाइन है ग्राफ का, यानी कि पहले इक्वेशन का यदि हमारा ये ग्राफ बन रहा है तो दूसरे इक्वेशन का ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, लेकिन वो वाला भी इसी के ऊपर लाई करेगा। यानी कि दोनों का दोनों लाइन एक ही के ऊपर इस प्रकार से रहेगा, है ना। कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक के ऊपर दूसरा। ठीक है, तो इसका कंडीशन हमारा ये बनता है। इसको हम लोग देखेंगे क्या कहना चाह रहा है ये, और कोइंसाइड का मतलब क्या है, ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है, ये भी हम लोग देखेंगे। इसका अब एक आप एग्जांपल लीजिए। चलिए इसका एग्जांपल है हमारे सामने x + y - 5, x + y - 5 बराबर 0, x + y - 5 बराबर 0। उसके बाद 2x + 2y, 2x + 2y बराबर 10। चलिए ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा है? ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड है। चलिए आगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा? x + y बराबर 0, x + y - 5 बराबर 0। इसमें से x का वैल्यू निकालिए, क्या निकलेगा? 5 - y निकलेगा। उसी प्रकार से इसमें भी कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x + 2y बराबर 0। इसमें से x का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, क्या निकलेगा? 10 - 2y/2। चलिए अब इसका वैल्यू टेबल बनाइए आप। वैल्यू टेबल हम लोग इसका यहाँ पे बनाते हैं। वैल्यू टेबल, इधर भी वैल्यू टेबल।
देखा जाए। एक्स वाई, चलिए अब मेरे साथ आप लोग बनाएंगे इसको। बताइए, पहले हम लोग काम कर लेते हैं इस वाले का, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम y का वैल्यू क्या डालें कि x का वैल्यू हमको कुछ मिल जाए। सबसे पहले तो y का वैल्यू हम लोग जीरो डाल देते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे हाँ, यदि हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू जीरो डालते हैं तो x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे y का वैल्यू डाल देते हैं हम लोग 1 डालेंगे तो हमको मिल जाएगा x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 4, इसका वैल्यू 2 डाल दीजिए, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि y2 तो x 3। पहला वाला कंप्लीट। सेकंड वाला कीजिए, इसमें आइए। हाँ, ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये लंबा है। y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या डालें, सबसे पहले 0 यदि डालेंगे तो हमारा 10 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा, यानी कि 5। y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 5। आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 1 डालते हैं 1 तो 8 डिवाइडेड बाई 2 4, यानी कि y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 4 आएगा ना, 4 आएगा। यदि हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 2 डालते हैं तो 2 2 जा 4, 10 माइनस 4 6 डिवाइडेड बाई 2 3, यानी कि y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 3। कोई दिक्कत इसमें? चलो, ये आपका वैल्यू टेबल भी तैयार हो गया। अब इसका ग्राफ तैयार कीजिए। ये क्या है, x डैश y डैश और ये x, और ये हमारा ओरिजिन 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। चलिए प्लॉटिंग कीजिए जल्दी फटाफट। x पे आप जाइए 5 स्टेप, चलिए x पे 5 स्टेप चलेगा। यहाँ पे y पे कितना 0, इट मीन्स आपको यहीं पे रह जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। x पे 4 y पे 1, x पे 4 y पे 1, इट मीन्स ये हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे जाने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद x पे 3 और y पे 2, x पे 3 y पे 2, यानी कि थोड़ा सा आप ऊपर चले जाएंगे। ये लगभग थोड़ा सा 3 के आसपास लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे है। आप ग्राफ पे इसको कीजिएगा, ठीक है ना, अच्छा से बनेगा आपका। यानी कि x पे 3 और y पे 2 इस प्रकार से चलेगा। इसको आप एक लाइन से मिला दो। अब इसको थोड़ा सा हम मिटा के x को यहाँ पे कर देते हैं। चलिए इसको मिलाइए अब आप एक सीधा लाइन से मिला दिए। चलिए हो गया। अब आपको मालूम है ये वाला जो हमारा ग्राफ बना है वो इस वाले वैल्यू टेबल से, और ये वाला वैल्यू टेबल कहाँ से आया, इस वाले इक्वेशन से। क्या x प्लस वाई माइनस 5, तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस 5 माइनस x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं। प्लॉटिंग करने का काम, यानी कि इस पॉइंट का नाम लिखने का हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब इसको पुट करते हैं। इसमें कह रहा है कि y पे 5, x पे 5 y पे 0, x पे 5 y पे 0, यानी कि यहीं पे रहने के लिए कह रहा है, इसी पॉइंट पे, ठीक है। x पे 4 y पे 1, यानी कि x पे 4 y पे 1, यहीं पे रहने के लिए कह रहा है, इसी पॉइंट पे। x पे 3 y पे 2, यानी कि इसी पॉइंट पे रहने के लिए कह रहा है हमको। देख रहे हो, दोनों ग्राफ एक ही के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि इस वाले का भी जो ग्राफ बनेगा वो इसी के ऊपर बनेगा। तो बस इसके ऊपर भी आपको क्या लिखना है, उसी वाले इक्वेशन का नाम क्या था इसका, 2x + 2y इक्वल्स टू 10। तो ये आपको इक्वेशन का नाम यहाँ पे इसके ऊपर लिख देना है। अब जरा समझिए ध्यान से, ये लाइन हमारा
दोनों वाले वैल्यू टेबल का काम कर रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि दोनों का दोनों लाइन एक ही के ऊपर लाई कर रहा है, पॉइंट साइड हो गया, मतलब कि एक के ऊपर इस प्रकार से चिपका हुआ है। समझ रहे बात को? अब इसके पॉइंट का नाम आप कुछ लिख दीजिए। जैसे ये वाला पॉइंट हमारा क्या था, इस पॉइंट का नाम 5,0, इसका नाम क्या था, इसका नाम था 4,1, इसका नाम क्या था 3,2। हो गया बस, कोई दिक्कत इसमें? बन गया आपका कंप्लीट। कहाँ पे 4,1? ओह सॉरी 4,1 हो गया। अब हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। चलिए अब ग्राफ ये आपको क्या कहना चाह रहा है, इसके मतलब को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसमें कहा था इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आपको x का वैल्यू भी बहुत सारा मिलेगा और y का वैल्यू भी आपको बहुत सारा मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? अब जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग लगाइएगा, ठीक है? जरा सोचिए, इमेजिन कीजिए दोनों का दोनों ग्राफ एक के ऊपर एक है। इट मीन्स जहां तक दोनों ग्राफ एक के ऊपर एक रखा हुआ है, इट मीन्स ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं? और जब हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि हर पॉइंट पे टकरा रहा है, तो बताइए हर जगह पे क्या मिलेगा हमको? एक्स और वाई का अलग अलग वैल्यू मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, इसको और आगे बढ़ाएगा कुछ और मिलेगा, कुछ और मिलेगा, कुछ और मिलेगा। इट मीन्स इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आप यदि आपको कोई पूछ दे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब आप क्या समझते हैं, तो बताइएगा कि इसमें जो है ना ग्राफ दोनों का दोनों एक के ऊपर एक चिपका हुआ रहता है। इट मीन्स जब तक ये एक दूसरे के ऊपर चिपका हुआ है तब तक ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। और जब जब इंटरसेक्ट करेगा तब तब हमको एक्स और वाई का वैल्यू मिलता रहेगा। इसीलिए हम लोग इसको कह देते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब ये तो आप समझ गए, इसके कंडीशन को देखिए। जब भी इक्वेशन आपको दिया हुआ रहे, यानी कि ये सवाल आपको दिया हुआ रहे और ये इक्वेशन यदि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो हमारा ग्राफ उस वाला बनेगा, वैसा वाला, ठीक है? अब इसको पता करते हैं कि क्या वाकई में ये फुलफिल इसको कर रहा है कि नहीं। जरा बताइए हमको इस दोनों इक्वेशन को देख के A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू बताइए हमको। चलिए बताइए जरा A1 का और A2 का पहले वैल्यू बताइए। A1 का 1, B2 का सॉरी A2 का 2, B1 और B2 का वैल्यू बताइए। B1 का 1 ना, B1 का 1, B2 का 2, ठीक है। C1 और C2 का बताइए। C1 का -5 और C2 का बताइए। नहीं इसको उधर लेके चल जाएंगे तो C नहीं हो जाएगा, C का यानी कि -10, ठीक है। चले अब इसको इस पे हम लोग फुलफिल करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। आप यहीं पे करके देख लो ना, 1/2 माइनस माइनस कैंसिल, इसको आप काटिएगा तो 1/2 यानी कि 1/2। तो 1/2 इट मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। क्या इस कंडीशन को ये दोनों इक्वेशन फुलफिल किया? बिल्कुल किया। तो जब भी इक्वेशन आपको ये वाला आ जाए और देखिए कि यदि कंडीशन हमारा ये वाला फुलफिल हो रहा है, इट मीन्स हमेशा ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, इस प्रकार का बनेगा, यानी कि दोनों का दोनों ग्राफ लाइन हमारा पॉइंट साइड रहेगा, एक के ऊपर एक चिपका हुआ रहेगा। और इसमें सॉल्यूशन कैसे बनेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे, बहुत सारे एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा आपको इसमें। कैसे निकलेगा? क्योंकि दोनों का दोनों हर वक्त एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है वो। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ था ग्राफ्स आर कोइंसाइड टू ईच अदर, इसका मतलब को समझ गए आप लोग। चलिए अब इसमें से भी सवाल हमारा दो ही तरीके से पूछा जाता है। क्या करेगा आपको? सिंपली ये वाला इक्वेशन दे देगा आपको और कुछ नहीं देगा, ये वाला सिंपल इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि बताओ इस वाले इक्वेशन से हमारा ग्राफ कैसा वाला बनेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला इक्वेशन देखना है और ये वाला कंडीशन यदि फुलफिल हो रहा है, ए का, बी का, सी का, डी का, जो भी इसमें है, मतलब यानी कि ए बी सी वैल्यू आप उसके पुट करके देखो। यदि ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, ये वाला बनेगा हमारा। और इसमें सॉल्यूशन कैसे होंगे? मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। पहला सवाल पूछने का ये तरीका हमको दे दिया और दूसरा सवाल पूछने का तरीका इसमें आपको ये देगा कि ये सब कुछ नहीं देगा, इक्वेशन कुछ नहीं देगा, सिंपली आपको ये ग्राफ दे देगा जिसमें ये शो किया जाएगा कि दोनों का दोनों ग्राफ इसी के ऊपर हमारा क्या है, लाई कर रहा है, यानी कि कोइंसाइड है। तो आपको ग्राफ को ही देख के बताना पड़ेगा कि अच्छा भैया दोनों ग्राफ एक ही के ऊपर है, इसका मतलब ये बात कर रहा है इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली
मैनी सॉल्यूशंस का बात कर रहा है। समझ में आ गया बात? तो इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। तो कभी कभी आपको सिंपली ग्राफ देके बताना पड़ सकता है, या फिर कभी कभी आपको सिंपली इक्वेशन देके बताना पड़ सकता है कि ग्राफ कैसा बनेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये हमारा कहाँ गया? हाँ, ये हमारा इधर का कंसिस्टेंट इक्वेशन में पहला दूसरा दोनों कंप्लीट, उधर का बच रहा है एक हमारा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसका हो गया, इसका भी हो गया। अब वो लास्ट वाला हमारा बच रहा है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का, जिसमें लिखा गया है इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। क्या ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हो? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ये। हाँ, एकदम हलवा है। चलिए, इधर का हमारा दोनों हो गया, इधर का दोनों हो गया ना। उधर का हम लोग, उसमें एक ही है बेसिकली, उसमें एक ही है, उसका कर लेते हैं हम लोग। उसमें एक ही है तो पहला ही नंबर डाल दो। इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। चलिए देखिए ध्यान से, पहले सबसे पहले हम लोग इसे कंडीशन को लिख लेते हैं। इसका कंडीशन क्या होता है, किसी को याद है? क्या है बताओ जरा युवराज। A1 by A2 equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2. बहुत अच्छा, ये इसका कंडीशन है। समझेंगे कंडीशन को हम लोग बाद में, लेकिन इसके लिए भी आप एक लाइन लिखो। ग्राफ्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ग्राफ इसमें ना ही इंटरसेक्ट करेंगे ना ही कोइंसाइड करेंगे, बल्कि पैरेलल हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, चलो इसमें हमारा ग्राफ बिल्कुल पैरेलल बनता है। पैरेलल का मतलब मालूम है आप लोगों को? कभी भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, टकराएगा नहीं, यानी कि पैरेलल बनेगा। इसका एग्जांपल लीजिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए। एग्जांपल है इसका एग्जांपल आप लोग बोलिए क्या ले? x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। चलिए आगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे बढ़ा जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलिए इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। x का वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, कितना आएगा? 4 माइनस 2y बराबर, बस इतना ही आएगा, 4 माइनस 2y, बस ये हो गया हमारा x का वैल्यू इधर का। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है? 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। इसमें x का वैल्यू डायरेक्ट निकालिए, 12 माइनस 4y बाई 2। चलिए कोई दिक्कत इसमें? अब इसका वैल्यू टेबल क्रिएट किया जाए। वैल्यू टेबल एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। आगे बढ़ा जाए। एक्स वाई, चलिए बताइए, वैल्यू पुट करते हैं एक एक करके। y का वैल्यू सबसे पहले आप यहाँ पे 0 लो, 0 लेंगे तो सिंपली हमारे पास कितना आएगा? x का वैल्यू 4 आएगा ना, तो y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 4। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब y का वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पे 1 ले लेते हैं
तो 4 माइनस 2 2, यानी कि y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 2। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू कितना ले लें, 2 ले लेते हैं, तो 2 2 जा 4 और x का वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला कीजिए। चलिए देखा जाए। सबसे पहले आप यहाँ पे y का वैल्यू 0 लो, 0 लेंगे तो सिंपली ये बचेगा 12/2 यानी कि 6, है ना। तो y का वैल्यू यदि हम लोग 0 लेते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो 12 माइनस 4 6, सॉरी 12 माइनस 4 8, 8/2 4, यानी कि y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 4। कोई दिक्कत इसमें? सही है। आगे यदि हम लोग y का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 4 2 जा 8, 12 माइनस 8 4, 4/2 यानी कि 2। y का वैल्यू कितना ले रहे हैं? y का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो x का वैल्यू भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। सही है। चलिए बिल्कुल सही है। हाँ, अब इसका हम लोग बनाएंगे ग्राफ। यही हमारा मेन हिस्सा होता है। ऊपर वाला y, ये हमारा ओरिजिन यानी कि o, ये हमारा x डैश और ये हमारा y डैश और ये सिंपली x। ठीक है। चलिए आगे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। प्लॉटिंग किया जाए। अच्छा, इसमें x 6 भी ले लो। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। x पे 4 y पे 0, इट मीन्स आपको 4 पे ही रह जाना है यहां पे। आगे x पे 2 y पे 1, इट मीन्स x पे 2 y पे 1, यानी कि कहीं ना कहीं यहां पे रहना है आपको। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लीजिए, लगभग यहां पे। ठीक है। आगे x पे 0 y पे 2, x पे जाना ही नहीं है, सिंपली आपको y पे जाना है। कितना? 2, लगभग आपका यहां पे। कोई समस्या है इसमें? चलिए अब इसको आप एक सीधा लाइन से मिलाइए। यानी कि कुछ इस प्रकार का लाइन हमारे सामने आएगा। आप इसको ग्राफ में करेंगे ना तो बिल्कुल सटीक बनेगा। ठीक है, ये हमारा एक ग्राफ बन गया। आगे उस वाले को कीजिए। x पे कितना? 6, यानी कि यहाँ पे, और y पे 0, यानी कि यहीं पे रह जाना है आपको। उसके बाद x पे 4 y पे 1, x पे 4 और y पे 1, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे है कि नहीं। आगे x पे 2 y पे भी 2, x पे 2 और y पे भी 2, यानी कि कहीं ना कहीं आपको 3 पे जा रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको अपने कॉपी में ना अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल आपका सही बनेगा। तो मान लीजिए कि 2 पे ही है, अब आप इसको मिला दो एक सीधा लाइन से। ये और ये वाला हमारा किसका है? ये इक्वेशन फर्स्ट का। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा? इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x प्लस 2y -4 बराबर 0। इस लाइन पे आपको लिखना है। ठीक है, लाइन के ऊपर ही लिखिएगा, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा अलग लिख दे रहे हैं। उसके बाद फिर ये वाला किसका था? सेकंड वाले का। सेकंड वाला क्या हमारा? 2x। सेकंड वाला है 2x प्लस 4y 2x प्लस 4y माइनस प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपको प्लॉटिंग करना है इसमें। नाम पॉइंट का, अच्छा क्या ये पॉइंट का नाम आप लिख देंगे? हो जाएगा आपसे, छोड़ दें। देखो ये ग्राफ थोड़ा सा हमसे टेढ़ा बन गया है, लेकिन इसी सेम पॉइंट को आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल ये दोनों का दोनों लाइन आपको पैरेलल नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? पैरेलल नजर आएगा। और यही ग्राफ हमारा यहाँ पे बन गया। अब ये हमको कहता क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। लिखा हुआ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इट मींस, पहले तो आप हमको एक बात बताइए, क्या दोनों ग्राफ कहीं पे भी टकराएगा? पैरेलल का मतलब कहीं पे नहीं टकराएगा, और जब कहीं पे नहीं टकराएगा इसका मतलब
आपको एक बार भी x का वैल्यू नहीं मिलेगा, y का वैल्यू भी नहीं मिलेगा। इसीलिए इसका नाम लिस्ट में कहा गया है, इसमें इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि इसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, मतलब कि x का वैल्यू भी आप इसमें फाइंड नहीं कर पाएंगे और y का वैल्यू भी आप इसमें फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें इससे भी हमारा सवाल दो प्रकार से पूछेगा। सिंपली आपको ये वाला इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि बताओ इस इक्वेशन से हमारा ग्राफ कौन सा बनेगा, तो अब ग्राफ हमारा उस वाला बनेगा। और जिसको यदि आप ए बी सी के वैल्यू को पुट करके देखेंगे तो बिल्कुल ये इक्वेशन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। या फिर दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा इसको, सिंपली पैरेलल वाला ग्राफ दे देगा आपको और पूछेगा कि बताओ ये ग्राफ किस कंडीशन में है, तो आपको बताना पड़ेगा इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन का है, यानी कि कंडीशन हमारा ये वाला इसमें लागू होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं पे हमारा जो पूरा का पूरा ग्राफ वाला टॉपिक था वो कंप्लीटली खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि एक ही क्लास में हम लोगों ने उसको खत्म कर लिया है। अगले वाले क्लास से कोई डाउट आप लोगों को नहीं ना? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगले वाले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अपने वर्ड प्रॉब्लम्स के सिलसिले को, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स आपका क्लास 10th में अलग अलग प्रकार का है, उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। और अगले वाले क्लास में बेसिकली हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स ही बनाना सीखेंगे, अलग अलग प्रकार का। ठीक है, एज वाला है, नंबर वाला है, एरिया वाला है, डिस्टेंस वाला है, स्पीड वाला है, इस प्रकार का है, उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर के थर्ड पार्ट को। चैप्टर टॉपिक का नाम होगा हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स। इसके पहले तक हम लोगों ने, अच्छा याद कीजिए कि चैप्टर को हम लोगों ने 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा था। सबसे पहला हमारा अलजेब्रिक मेथड, उसके बाद फिर ग्राफिकल मेथड और उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम्स आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि आज से हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स का सिलसिला चालू होने वाला है। ठीक है, चलिए अब मेरे बातों को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली 4-5 प्रकार का वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों को पढ़ना है, 4-5 प्रकार का। जैसे सबसे पहले यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहला हम लोग इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। सबसे पहला, ये क्या हो गया, लिख लीजिए आप। सबसे पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे एज वाला वर्ड प्रॉब्लम, एज रिलेटेड, सॉरी एज रिलेटेड। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे नंबर रिलेटेड। तीसरा पढ़ेंगे मनी रिलेटेड। चौथा पढ़ेंगे, चौथा होगा हमारा इसमें, चौथा एरिया रिलेटेड, एरिया रिलेटेड। और पांचवा होगा एंगल, एंगल रिलेटेड। ठीक है, ये 5 प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक एक करके आप समझिए। टॉपिक हम लोगों का शुरू हो चुका है वर्ड प्रॉब्लम्स, और चूंकि वर्ड प्रॉब्लम्स टॉपिक हमारा है तो इसमें हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली खास करके 5 अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग समझेंगे। सबसे पहला एज वाला होगा, उसके बाद नंबर वाला होगा, उसके बाद मनी वाला, उसके बाद एरिया वाला, और उसके बाद फिर लास्ट में एंगल वाला होगा। इस 5 प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और इसमें जो हमारा सबसे पहला वाला है वो है हमारा एज वाला, तो उसको हम लोग आज शुरू करेंगे। इसको मिटाना पड़ेगा हमको, आप लोग लिख लीजिए इसको। हालांकि आप लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जब हम पढ़ाएंगे ना तो एक एक टॉपिक भी आपको बताते हुए चलेंगे कि क्या क्या हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, खैर तो इस 5 प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज इसमें जो हमारा सबसे पहला वाला है वो है हमारा एज वाला। तो आज हम लोग एज वाला ही शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, एज वाला वर्ड प्रॉब्लम्स ना क्लास 8 में भी है, 9th में भी था और क्लास 10th में भी है। और इस तीनों क्लास में एज वाला सवाल मिलता ही मिलता है। इसलिए जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे एज वाले वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए देने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट हम 8 में भी देते हैं, 9th में भी और 10th में भी, यानी कि तीनों का तीनों क्लास में एक ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे एज वाले में देंगे आपको। और यदि विश्वास ना हो तो आप क्लास 8 के प्लेलिस्ट को खोलिए मैथ का, उसमें भी आपको ये वाला मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट जो अभी बताने जा रहे हैं, क्लास 9th में भी और 10th में भी। चूंकि सवाल हमारा बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, तो कॉन्सेप्ट भी आपको क्या होना चाहिए, एक ही मालूम होना चाहिए।
ठीक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट मालूम करने से बढ़िया है कि एक ही कॉन्सेप्ट को बहुत बार रिवाइज किया जाए। ठीक है, तो टॉपिक हम लोग आज शुरू करेंगे अपना एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को। इसमें बेसिकली हम लोग एक दो सवाल बनाएंगे और इससे आपको ये एहसास हो जाएगा कि आखिर एज वाला सवाल बनता कैसे है। और या क्लास 9 तक आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ जो भी पला रहा हो सकता है कि क्लास 9 तक आपको वर्ड प्रॉब्लम अच्छा ना लगता हो, है ना, लेकिन क्लास 10th में खैर पहला बात तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए और इंटरेस्ट जगाने का काम हम करेंगे। ठीक है, और तरीका वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग अपना एज वाला सवाल। सवाल को पढ़ने से पहले कुछ चीजें यहाँ पे लिखने से पहले जरूरी यह है कि आप एज को पहले आप समझ सकें कि एज वाला सवाल किस प्रकार से आता है। ठीक है, चलिए अब मेरे बातों को आप ध्यान से देखेंगे। बुक सब अभी रख दो क्योंकि अभी बुक का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पहले ध्यान से समझना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पहले हम समझा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, कुछ हिंट भी देंगे, कुछ ट्रिक भी आपको देंगे जिससे कि आप सवाल को बना सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम अपना नाम लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए सपोज कीजिए यहाँ पे जो समझाने जा रहे हैं ये चीज हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, इसलिए जरूरी है कि आप इसको ध्यान से पहले समझें। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए मान लीजिए कि अभी मेरा उम्र 20 साल है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में अभी फिलहाल मेरा उम्र अभी 20 साल है। लेकिन यदि हमसे कोई पूछे, ध्यान से समझिएगा, यहीं से हमारा क्लास आज का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहीं से मेन हिस्सा यहीं से है। मेरा उम्र अभी प्रेजेंट में 20 साल है, सपोज कीजिए 20 साल है। यदि हमसे कोई पूछे कि प्रिंस 5 साल पहले तुम्हारा उम्र कितना था, तो कितना होगा? 5 साल पहले 15 रहा होगा। आपने क्या किया? आपने प्रेजेंट एज में से 5 इयर्स को आपने माइनस किया, आप बता दिए 15 साल होगा आपका उम्र। यानी कि प्रेजेंट में अभी हमारा फिलहाल 20 साल एज है मेरा। ठीक है, और हमसे कोई पूछ रहा है कि प्रिंस 5 साल पहले तुम्हारा उम्र कितना था, तो आपने क्या किया? मेरे प्रेजेंट एज में से 5 साल आपने माइनस कर दिया, 15 साल आपने बता दिया। अब इसका थोड़ा सा उल्टा ले लेते हैं। जैसे अभी मेरा प्रेजेंट एज 20 साल है, अब हमसे कोई पूछ रहा है कि प्रिंस बताओ 5 साल के बाद तुम्हारा एज कितना होगा। कितना हो जाएगा 5 साल के बाद? 25 हो जाएगा। इट मीन्स आपने क्या किया? प्रेजेंट एज में 5 साल को आपने प्लस कर दिया और आपने बता दिया 25 साल। क्या कोई दिक्कत इसमें? ये आप इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि आपको मेरा प्रेजेंट एज मालूम है। मेरा प्रेजेंट एज 20 साल है, तो आप इजीली बता दिया कि अच्छा प्रिंस कुमार का अभी प्रेजेंट एज 20 साल है, इसका मतलब 5 साल पहले कहीं ना कहीं इसका 15 साल उम्र रहा होगा। उसी प्रकार से अपना बता दिया कि अच्छा प्रिंस कुमार का अभी 20 साल है, 5 साल के बाद इसका उम्र जो है 25 साल हो जाएगा। आपने क्या किया? मेरे प्रेजेंट एज में से 5 साल आपने ऐड कर दिया, 25 साल निकल गया ना। लेकिन यहाँ पे मेरा प्रेजेंट एज आपको एग्जैक्ट मालूम था, तभी आप ये और वो काम कर पाए ना। लेकिन अब मान लीजिए कि मेरा प्रेजेंट एज आपको मालूम ही नहीं है, मेरा प्रेजेंट एज आपको मालूम नहीं है। और मैथ में जब हम लोगों को मैथ में हम लोगों को कोई चीज मालूम नहीं रहता तो क्या मानते हैं हम लोग? एक्स मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा प्रेजेंट एज आपको मालूम नहीं है, तो हमने एक्स मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अब जो हम पूछने जा रहे हैं थोड़ा सा सोचिएगा। ठीक है, और ये जो हम अभी पूछेंगे चीज वो ऊपर वाला ही चीज होगा। देखिए ऊपर में मेरा प्रेजेंट एज 20 साल था, तो 5 साल पहले का उम्र आपने 15 साल इजीली बता दिया। उसी प्रकार से मेरा प्रेजेंट एज 20 साल आपको मालूम था, तो 5 साल के बाद मेरा उम्र क्या होगा आपने इजीली बता दिया, सर 25 साल होगा। ठीक है, अब मेरा प्रेजेंट एज क्या है? एक्स ईयर्स है। मान के चलो कि ये एक्स ईयर्स नहीं है, कुछ साल है। ठीक है, तो अभी मेरा प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है, तो बताइए 5 साल पहले मेरा उम्र कितना रहा होगा? एक्स माइनस 5। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यदि मेरा प्रेजेंट एज अभी एक्स ईयर्स है तो 5 साल पहले मेरा उम्र एक्स माइनस 5 ईयर्स रहा होगा। ये इतना जल्दी आप सीख गए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही चीज बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आपने कहा कि सर आपका अभी प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 5 साल पहले आपका उम्र जो है एक्स माइनस 5 ईयर्स रहा होगा। क्या कुछ ये जो है कुछ उस ऊपर वाला जैसा नहीं लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है। बस फर्क क्या है? फर्क ये इसमें प्रेजेंट एज आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम है, इसमें मालूम नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आप वही लगा रहे हो। चलो अब आगे दोबारा इसको पलट देते हैं सवाल को। अभी मेरा प्रेजेंट एज कितना है? एक्स है, तो बताइए 5 साल के बाद मेरा एज कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि ऐड होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने बता दिया कि सर 5 साल के बाद आपका उम्र जो होगा वो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ये इजिली आपने बता तो दिया, लेकिन यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है? यहां से कंक्लूजन ये निकलता है, जब भी बात होगा पास्ट के बारे में, पास्ट मतलब जो बीत गया,
जब भी बात होगा पास्ट के बारे में, उस समय हमेशा आप लोग क्या करेंगे, अपने प्रेजेंट एज में माइनस करेंगे। ये किसका बात हो रहा था, पास्ट का। यदि हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो ये बात हो रहा है पास्ट का, ये बात हो रहा है प्रेजेंट का, और ये बात हो रहा है फ्यूचर का। तो यहां से आपका कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है आपके सामने कि जब भी बात होगा पास्ट का, उस समय पे हम लोग हमेशा अपने प्रेजेंट एज में से जितने साल पीछे का बात कर रहा होगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जब भी बात होगा फ्यूचर का, उस समय हम लोग क्या करेंगे, हमेशा अपने प्रेजेंट एज में से उस साल को ऐड कर देंगे जितना साल आगे का वो बात कर रहा है। तो क्या यहाँ पे हम लोगों ने वही काम किया है कि नहीं, बिल्कुल किया है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब ये बात अब आपको बहुत हद तक समझ में आ गया है। तो यहाँ पे अब हम, हालांकि आप सवाल को बनाओगे ना तो अलग अलग प्रकार के वर्ड आपके सामने आएंगे जो कि आपको बड़ा परेशान करेगा। उसको पहले हम लोग दूर कर लेते हैं। देखिए, कुछ यहाँ पे हम वर्ड हिंट के तौर पे आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को बनाते वक्त करेंगे। कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसको यूज करेंगे, अभी हम लोग सीख लेंगे। एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, मालूम चल जाएगा। देखिए, जब भी वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड इस्तेमाल हुआ हो अगो या फिर बिफोर, इसका मतलब समझिएगा कि ये बात कर रहा है किसका, पास्ट का बात कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें? उसी प्रकार जब भी वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड इस्तेमाल हुआ हो नाउ, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, ये बात कर रहा है प्रेजेंट का। ये हिंट आपको हम दे रहे हैं जो कि 80% सवाल आपका ये ऐसे ही सॉल्व कर देगा। अभी अप्लाई करेंगे ना, आपको मालूम चलेगा कि हाँ वाकई में ये हिंट बहुत फायदेमंद है। उसके बाद यदि वर्ड इस्तेमाल हुआ हो हैंस, विल बी, शैल बी, लेटर, आफ्टर और फ्रॉम नाउ, इस प्रकार का यदि वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इट मीन्स ये बात कर रहा है किसका, फ्यूचर का बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात कर रहा होगा किसका, फ्यूचर का। अब यहां पे आपने अभी तुरंत कहा था कि सर जब भी बात होगा पास्ट का, उस समय पे हम लोग क्या करेंगे, हरदम प्रेजेंट एज में से जितने साल पीछे का बात कर रहा है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि जब भी बात होगा किसका, पास्ट का, हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन किस में माइनस करेंगे, प्रेजेंट एज में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि अभी मेरा प्रेजेंट एज 20 साल है, तो बताओ 5 साल पहले मेरा उम्र कितना रहा होगा। और वैसी बात है, आपने क्या किया, प्रेजेंट एज में से 5 साल आपने माइनस किया। माइनस आपने क्यों किया, क्योंकि पास्ट के बारे में बात हो रहा है जो कि पीछे चला गया, हमारा जो बीत गया। तो जब भी बात होगा पास्ट का, हमेशा क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। लेकिन किस में माइनस करेंगे, अपने प्रेजेंट एज में माइनस करेंगे। ठीक है, और जब भी बात हो किसका, फ्यूचर का, हम लोग क्या करेंगे, हमेशा प्रेजेंट एज में से ऐड कर देंगे उसको। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग करेंगे एडिशन। क्या ये हिंट आपको समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे आपने एक चीज समझा। अब एक और चीज हम समझाते हैं यहाँ पे। इस बार नाम लेते हैं सीखा का। 2 कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, और दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अभी इस्तेमाल करने वाले हैं, एक सीखा और एक युवराज। चलिए, ये 2 कॉन्सेप्ट आपके पास है। एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, सीखा के पास है 7 रुपया, युवराज के पास है 9 रुपया। हम चाहते हैं कि इन दोनों के पास पैसा जो है ना बराबर हो जाए। क्या अभी बराबर तो नहीं है, इतना तो आपको मालूम है। सीखा के पास है 7 रुपया, युवराज के पास है 9 रुपया। इसका मतलब कहीं ना कहीं युवराज के पास 2 रुपये ज्यादा है और सीखा के पास 2 रुपये कम है। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इन दोनों के पास पैसा जो है बराबर हो जाए। बराबर करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि यदि आप बराबर करना चाहते हैं तो आप सीखा को भी 2 रुपये दे दो, कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएंगे। यानी कि युवराज के पास पहले से 9 रुपये है और सीखा के पास 7 रुपया था, 2 रुपया और दे देंगे तो 9 रुपया हो जाएगा बराबर। अब मान लीजिए कि यदि आप सीखा को 2 रुपया नहीं देना चाहते हैं सीखा को आप 2 रुपया नहीं देना चाहते हैं, फिर भी आप इसको बराबर करना चाहते हैं, तो आप क्या कर लीजिए, युवराज से 2 रुपया माइनस कर दो, यानी कि इससे 2 रुपया छीन लो, बराबर हो जाएगा फिर 7-7 रुपये। इसका मतलब यहाँ पे हम समझाना ये चाह रहे हैं कि यदि इन दोनों को बराबर साबित करना है तो आपके पास 2 कंडीशन बनता है।
या तो आप इसमें ऐड कर दो जिसमें कम है, या फिर जिसमें ज्यादा है उसमें माइनस कर दो। ये दो कंडीशन समझ में आ गया आपको। चलिए, अब यदि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब जाओ हम लोग यहाँ पे सवाल बनाने वाले हैं, वो अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पहले ये बताओ। चलो, इतना समझने के बाद ये आपके लिए हिंट था एज वाले वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि हम लोग अभी यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। समझेंगे, आप बड़ा ध्यान से समझेंगे पहले इस चीज को। पहले देखो, इसमें ना बेसिकली हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू एक्स और वाई का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ठीक है, और आगे देखा जाए इसमें क्या कहा गया है, इसका तरीका क्या होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे सीख लेंगे। ठीक है, तो आपका ध्यान पूरा का पूरा यहाँ पे होना चाहिए। कहा जा रहा है 5 years अगो, वर्ड हमको यहाँ पे सबसे पहला हिंट मिल गया अगो। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बात कर रहा है किसका, पास्ट के बारे में बात कर रहा है। इट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अच्छा, यहाँ पे एक दो टर्म और हम लिख देते हैं आपके हिंट के लिए, एक दो टर्म और लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, देखो जब भी वर्ड इस्तेमाल हो ट्वाइस, थ्राइस या फिर टाइम्स, इन सब के मतलब को क्या समझना है कि ये बात कर रहा है किसका, मल्टीप्लाई का। किसका बात कर रहा है, मल्टीप्लाई का। जैसे ट्वाइस का मतलब 2 गुना, थ्राइस का मतलब 3 गुना। बहुत बार आपको मिलेगा 8 टाइम्स, 8 टाइम्स का मतलब 8 बार, 8 से मल्टीप्लाई करो। बहुत बार मिलेगा 12 टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 6 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, उतने बार उसको मल्टीप्लाई करो। यानी कि जब भी आपको मिले ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना, थ्राइस का मतलब 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स, और टाइम्स का मतलब टाइम्स बेसिकली कैसे लिखा रहेगा, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 7 टाइम्स, 12 टाइम्स, इस प्रकार से। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, हमारा मल्टीप्लाई होता है। कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सवाल पे आइए। मूल सवाल हमारा क्या है यहाँ पे, ये समझिएगा ध्यान से, ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए लिखा हुआ है 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यानी कि आज से 5 साल पहले, देखो वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें स्टेटमेंट को पकड़ना पड़ता है और उसको अपने अकॉर्डिंग घुमाना पड़ता है, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग उसको ढालना पड़ता है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि 5 साल पहले जो है ना, नूरी का एज सोनू के एज से कितना गुना ज्यादा था, 3 गुना ज्यादा था। समझिए मेरे बातों को। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नूरी का एज कितना साल पहले, 5 साल पहले सोनू के एज से 3 गुना ज्यादा था। नूरी का एज सोनू के एज से 3 गुना ज्यादा था 5 साल पहले। लेकिन सोनू का और नूरी का अभी प्रेजेंट में एज क्या, ये मालूम है क्या आपको, नहीं मालूम है। अब जब प्रेजेंट का ही नहीं मालूम है आपको, तो आप पास्ट का कैसे बता पाएंगे, किस में माइनस करेंगे आप, किस में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, इसका प्रेजेंट एज मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 नाम आपको दिख रहा है, एक नूरी और एक सोनू, और हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमको क्या एक मानना पड़ेगा, एक्स, और एक वाई मानना पड़ेगा। चलिए अब यहीं से हमारा सिलसिला चालू होता है, यही चीज आपको समझना, ये आपका मेन हिस्सा है। तो आपको यहाँ पे लेट कर लेना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स, यानी कि नूरी के प्रेजेंट एज को आपने एक्स ईयर्स मान लिया। आगे उसके बाद लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई ईयर्स। सोनू के प्रेजेंट एज को आपने वाई ईयर्स मान लिया। ठीक है, अब हमको दोनों का प्रेजेंट एज मालूम चल गया। ठीक है, लेकिन यहां पे कितने साल पहले का बात हो रहा था, 5 साल पहले का बात हो रहा था। तो अब आपसे हम एक सवाल पूछना चाहेंगे, थोड़ा बताइएगा ध्यान से। ठीक है, 5 साल पहले का तो आपको लिखना पड़ेगा 5 years अगो, यानी कि 5 साल पहले का आप बात होने जा रहा है। तो अब आप हमको थोड़ा सा सोच के बताएंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसका जवाब दीजिएगा, जो अभी हम यहाँ पे पूछने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सवाल इधर है हमारा, नूरी का प्रेजेंट एज आपने माना x ईयर्स, तो बताइए नूरी का उम्र 5 साल पहले क्या रहा होगा, x-5। बिल्कुल, क्योंकि आपने क्या किया,
भाई यहाँ पे बात हो रहा है किसका, अगो का, कैसे मालूम चला, सॉरी ये बात हो रहा है पास्ट का, कैसे मालूम चला, वर्ड हमारे सामने अगो है ना, मतलब कि पास्ट का बात हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ता है इसमें, पास्ट का बात हो रहा है कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट एज में से जितना का बात हुआ है उतना हमको माइनस करना पड़ेगा। तो आपने बता दिया कि सर 5 साल पहले नूरी का एज कितना रहा होगा, x-5 ईयर्स रहा होगा। चलिए आप उसी को लिखिए। अच्छा फिर दोबारा सोनू का 5 साल पहले उम्र कितना रहा होगा, y-5, सिंपल सी बात है। चलिए तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले द एज ऑफ नूरी, 5 years ago the age of नूरी was कितना रहा होगा, the age of नूरी was x-5 years, यानी कि 5 साल पहले नूरी का एज x-5 years रहा होगा। उसी प्रकार से the age of सोनू was कितना रहा होगा युवराज, हाँ सोनू का पूछ रहे हैं ना, तो y-5 years रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इतना आपने कर दिया, आगे क्या कहा गया था सवाल में जरा देखो तो, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, यहीं पे आपको समझना पड़ेगा। ये एज किसका है पहले बताओ, ऊपर वाला नूरी का, ये एज किसका है, सोनू का। तो इन दोनों को आप यहाँ पे इक्वेट करो, x-5 और यहाँ पे y-5। चलिए अब मेरे बातों को आप ध्यान से समझिए, हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। अभी तक हम लोग केवल इस फुल स्टॉप तक क्या बात कर रहे हैं हम लोग, सोचो इतना लिखना पड़ रहा है तो आगे और इतना लिखना पड़ेगा हमको, है ना। तो ये थोड़ा सा लंबा चलता है लेकिन समझ में आ गया तो फिर मजा भी आता है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें कहा गया है, अच्छा 5 साल पहले का उम्र आपने नूरी का और सोनू का निकाल दिया। अब इसमें क्या कहा गया था उसको देखो, इसमें कहा गया है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, यानी कि 5 साल पहले नूरी का जो एज था वो सोनू के एज से 3 गुना क्या था, ज्यादा था। तो बताइए ये वाला एज किसका है, नूरी का, और ये वाला किसका है, सोनू का। यानी कि ये जो नूरी का एज है ये ऑलरेडी 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना आपको इसमें दिख नहीं रहा हो कहीं पे, लेकिन सवाल कह रहा है क्या, सवाल ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी 3 गुना क्या है, ज्यादा है। तो अब आपके सामने ये वाला कंडीशन लागू होता है। यहाँ पे आपने प्लस माइनस वाला देखा था, अब यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला केस आएगा। कैसे बनाएंगे इसको देखिए, सवाल कह रहा है कि देखो ये नूरी का एज है और नूरी जो है ना सोनू के एज से 3 गुना पहले से ज्यादा है। तो यदि आपको इन दोनों को आपस में बराबर करना है तो आपके सामने 2 कंडीशन बनता है। पहला क्या, ध्यान से समझिएगा, यदि ये 3 गुना ज्यादा है तो बराबर करने के लिए आप इसको 3 गुना क्या कर दो, कम कर दो। मतलब कि 3 गुना ऑलरेडी ज्यादा है तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, कम हो जाएगा, कम हो गया मतलब दोनों बराबर हो गया। या फिर आप डिवाइड इसको नहीं करना चाहते हैं, ये 3 गुना ज्यादा है फिर भी आप इसको बराबर करना चाहते हैं तो, और ये कितना हमारा गुना ज्यादा है, 3 गुना, तो इधर भी 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 3 गुना पहले से ज्यादा है ही, और इधर आप 3 गुना से मल्टीप्लाई करोगे तो भी दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है बात। तो क्या उसी प्रकार का कुछ यहाँ पे नहीं है, वहां पे हम लोग प्लस माइनस वाला काम किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया था कि नूरी का जो एज है वो 3 गुना पहले से ही ज्यादा है। तो यदि आपको इन दोनों को आपस में बराबर करना है तो यदि ये 3 गुना ज्यादा है तो बराबर करने के लिए इसको 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो बराबर हमारा हो जाएगा। या फिर आप डिवाइड नहीं करना चाहते हैं और ये ऑलरेडी 3 गुना ज्यादा है तो बराबर करने के लिए इधर से भी 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दो। और मेरे हिसाब से आपके लिए फायदेमंद ये रहेगा कि आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, सोनू को, एज को, यानी कि आप इसको क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। चलिए x-5 बराबर 3y-15 और सॉल्व करते हैं, x-3y बराबर -15 + 5। आगे बढ़े, अब इसको मिटा दें इधर वाला। ये तो बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमने बताया था आपको। आसान है या हार्ड है बताइए, एज वाला कैसा सवाल है, आसान या हार्ड, आसान ही है लगभग, समझ में आ गया तो फिर आसान है। आगे देखा जाए, इसको सॉल्व हम लोग करेंगे, कितना होगा, x-3y बराबर कितना, -10, और यही हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। आपको 2 इक्वेशन चाहिए ना सॉल्व करने के लिए, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं फिर, देखा जाए अब, यानी कि इस फुल स्टॉप तक आपका काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब यहां तक जो आपने समझा इस फुल स्टॉप तक, ये आपका पहला पार्ट हुआ।
ठीक है, अभी तक जो आपने समझा उसको आप अपने दिमाग से निकाल दो। अब दूसरा वाला पार्ट अपने माइंड में फिट करो। क्या कहा गया देखो, 10 years later। अच्छा, हिंट हमको मिल गया, वर्ड क्या, लेटर। इट मीन्स ये किसका बात कर रहा होगा, फ्यूचर का बात कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमको प्रेजेंट में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 10 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद नूरी का जो एज है सोनू के एज से 2 गुना ज्यादा हो जाएगा। कितना कहा गया इसमें, ट्वाइस कहा गया, मतलब कि 2 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो अब आपको मालूम है कि भाई नूरी का प्रेजेंट एज x है, सोनू का प्रेजेंट एज y है, और ये बात कर रहा है कब का, फ्यूचर का। तो हमारा क्या बन जाएगा अब, 10 साल बाद का एज नूरी का क्या होगा, हाँ x+10 ईयर्स होगा। समझो, पहले सीखा, पहले समझो। यहाँ पे 10 साल बाद का बात कर रहा है ना, तो प्रेजेंट एज है नूरी का x, सोनू का है y, तो 10 साल के बाद इसका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, x+10 y+10, बात खत्म। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, लेटर का बात कर रहा है, यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर। चलिए, 10 ईयर्स लेटर द एज ऑफ नूरी विल बी, यानी कि 10 साल के बाद नूरी का एज कितना हो जाएगा, x+10 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सोनू का कितना हो जाएगा, द एज ऑफ सोनू विल बी y+10 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ना पहले ही दोनों का बराबर कर देते हैं। अब सवाल को पढ़ेंगे तो अब ज्यादा मजा आएगा। देखा जाए क्या कहा गया था इसमें। अब 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 साल के बाद का काम, वो हमने पता कर लिया, दोनों का उम्र कितना होगा 10 साल के बाद। आगे देखिए, अब नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 10 साल के बाद नूरी का जो एज है वो सोनू के एज से 2 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो ये वाला एज किसका है पहले बताओ, ये है नूरी का, ये है किसका, सोनू का। यानी कि ये जो नूरी का एज है 10 साल के बाद वाला, ये सोनू के एज से कितना गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है, ऑलरेडी 2 गुना ज्यादा है ये। तो बराबर करने के लिए हमारे पास फिर 2 कंडीशन आता है। यदि ये 2 गुना ज्यादा है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, इक्वल इक्वल हो जाएंगे। या फिर आप इसको डिवाइड नहीं करना चाहते हो तो ये 2 गुना ज्यादा है, बराबर करने के लिए इधर भी 2 गुना से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना अच्छा ऑप्शन रहता है, तो मल्टीप्लाई ही हम लोग कर देंगे। अब सॉल्व कीजिए इसको, x+10 बराबर कितना होगा, 2y+20। आगे बढ़िए, x-2y बराबर 20 - 10, x-2y बराबर 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस इतना ही आपको मेहनत करना होता है। अब इसके बाद सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। अब आप जिस मेथड से x और y वैल्यू का निकालना चाहते हैं आप निकाल दीजिए। मेरे हिसाब से आप इसमें मेथड लगाइएगा एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान रहता है, छोटे में हमारा बन जाता है। तो जो मेथड आप इसमें इस्तेमाल करने वाले हो, अब उस मेथड का आपको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, यानी कि आप कौन सा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, एलिमिनेशन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ये लिखना पड़ता है ताकि आप टीचर को बता सके कि भैया हम कौन सा इसमें मेथड इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मेरे बातों को आप ध्यान से समझेंगे कि हम लोग आखिर एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे। एक वेरिएबल को कंप्लीटली हम लोग हटाते थे, एलिमिनेट करते थे। तो अब बताइए आप लोग, पहला इक्वेशन हमारे पास ये वाला है और दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये वाला है। किस वेरिएबल को आप हटाना चाहेंगे, एक्स को हटाना चाहेंगे। एक्स को हटाना यहाँ पे अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी हमारा सिंगल एक्स है और ये भी हमारा सिंगल एक्स है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों सिंगल सिंगल हमारा दिख रहा है। तो अब यहाँ पे आप कीजिए यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। पहला हमारा क्या है, x - 3y बराबर -10। उसके बाद है x - 2y बराबर 10। अब आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे हम x को हटाना चाहते हैं तो एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें।
सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्यों करेंगे सब्ट्रैक्शन? क्योंकि जिसको हम हटाना चाह रहे हैं उन दोनों का साइन एक जैसा है और हमको करना क्या है, अपोजिट करना है। अपोजिट करने के लिए हमको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। चलो तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब जरा देखिए, x से x कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, ये है -3y और ये +2y, तो -y बराबर -20, माइनस माइनस कट गया, y का वैल्यू कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू 20, y का वैल्यू 20 आया। अब y का वैल्यू उठा के आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दो, क्या निकल जाएगा, x निकलेगा। तो अब यहाँ पे आप लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में वैल्यू पुट करना चाहेंगे आप y का, किसमें, सेकंड में। चलो सेकंड में कर लो, किसी में भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि आप उसी में कीजिएगा जो थोड़ा सा देखने में छोटा लगे। ठीक है, सेकंड क्या इक्वेशन कहता है हमारा, x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू 20 बराबर 10, x माइनस 40 बराबर 10, x इज इक्वल टू 50, x का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया। अब जरा मेरे बातों को आप ध्यान से समझिए एक मिनट, x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 20, इट मीन्स x आपने किसके एज को माना था, नूरी के एज को आपने माना था, तो नूरी का एज कितना निकल गया, 50 साल, और सोनू का एज कितना निकल गया, y मतलब के 20। तो अब यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना होता है, वो स्टेटमेंट चलो हम लिख ही देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, एज नूरी का कितना आ गया 50 ईयर्स, 50 ईयर्स, नूरी का प्रेजेंट एज हमको मिल गया 50 साल। और उसी प्रकार से द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, एज सोनू का मतलब y का मतलब 20, यानी कि 20 ईयर्स। बस यही हो गया आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत इसमें, जल्दी बोलिए। अच्छा अब आप लोगों से एक सवाल पूछ लेते हैं, क्या एज वाला सवाल हार्ड था, आसान था या मीडियम था, मीडियम था, है ना। बस समझ देखो, जब आपको पहला इक्वेशन मिल जाएगा और दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, आपके पास दो मेथड है बनाने के लिए, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, तो आपको जो मन करे उससे आप बना लो। लेकिन दिक्कत कहाँ आता है, दिक्कत आता है इक्वेशन तक पहुंचने में, यानी कि यहीं तक पहुंचने में दिक्कत आता है, और इसके लिए सबसे पहले आपको सवालों को ब्रेक कर करके समझना पड़ता है। ठीक है, चलो यदि मान लीजिए कि पहले वाले सवाल में इसमें कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन रहा होगा, तो दूसरा सवाल एक और लेते हैं हम लोग, उसमें दूर करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, पहला ये बताओ। चलिए ऑनलाइन पर बच्चे एक बार इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, ठीक है, चलिए देखा जाए। अच्छा, जो इसमें हम हिंट दे रहे हैं, क्या वो हिंट सवाल में आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि उसका इस्तेमाल आपको सवाल में करना है। कौन जो दिए थे? नहीं, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे सॉल्व किए ना, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का था, और अभी जो देंगे वो क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, क्योंकि पहला प्रायोरिटी हमारा कौन सा बुक होना चाहिए, एनसीईआरटी। उसके बाद फिर आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल बेसिकली हमारा एक प्रैक्टिस बुक है, उसको आप तभी बनाएं जब आपका एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तब आर.एस. अग्रवाल को बनाने में बहुत अच्छा लगता है, बनता भी है सवाल। किसमें? ठीक है, अच्छा एक मिनट आप लोग पेज निकालिए तो जरा, पेज नंबर 54 है बुक, छोड़ो जल्दी सीखा। इस क्वेश्चन को बोलो तो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एज वाला क्वेश्चन एक और आप लोग लीजिए। क्वेश्चन बोलो क्या है? 5
years, 5 years hence, कॉमा होगा ना, उसके बाद the age of Jacob will be 3 times that of his son. फुल स्टॉप, उसके बाद 5 years ago, कॉमा, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? चलिए, ये हमारे पास सवाल दिया गया है। सवाल क्या है एक बार पढ़ के बता देते हैं पहले। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? चलिए, सवाल को हम लोग पहले इंटरप्रेट करेंगे, अलग अलग हिस्सों में इसको ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखा जाए, ध्यान इधर। सबसे पहले क्या कहा गया इसमें? सबसे पहले कहा गया है 5 years hence, मतलब किसका बात कर रहा है? ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है hence, इसका मतलब किसका बात हो रहा है? फ्यूचर का बात हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. It means ये सवाल में हमको मालूम चल रहा है कि जैकब जो है ना वो पिता है और उसका एक बेटा रहा होगा, मुन्ना, गुड्डू, टुट्टू, कुछ भी रहा होगा। ठीक है, यानी कि जैकब पिताजी है, यानी कि उसका फादर है बच्चे का, और उसका एक बेटा है। ठीक है, तो इसमें कहा यह जा रहा है कि 5 साल के बाद ना, 5 साल के बाद जैकब का एज अपने बेटे के एज से 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। हेंस मतलब फ्यूचर, मतलब कि हो जाएगा, बाद में होगा। मतलब ये किसका बात कर रहा है? फ्यूचर का बात कर रहा है ना। पहले समझे यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है। यहाँ पे किया जा रहा है बात कि देखो 5 साल हेंस मतलब 5 साल के बाद जो है फ्यूचर में जैकब का जो उम्र होगा वो अपने बेटे के उम्र से 5 गुना क्या हो जाएगा? सॉरी, 5 से 3 है, 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। चलो 5 साल के बाद कितना भी उम्र होगा हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन क्या अभी जैकब और उसके बेटे का प्रेजेंट एज आपको मालूम है? जब आपको प्रेजेंट एज ही नहीं मालूम है तो 5 साल के बाद क्या होगा ये आपको कैसे मालूम चलेगा? इसलिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट एज मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रेजेंट एज हम लोग इसका पहले मालूम करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, कितना मान ले? जैकब बी x ईयर्स, यानी कि हमने जैकब के प्रेजेंट एज को x ईयर्स मान लिया। उसी प्रकार से उसके बेटे का भी कुछ मान लेते हैं। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन बी y ईयर्स। जैकब के प्रेजेंट एज को हमने x मान लिया और जैकब के बेटे का प्रेजेंट एज हमने y मान लिया। ठीक है, अब कितने साल बाद का बात किया जा रहा है? 5 साल बाद का। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा 5 years hence, या फिर आप लिख सकते हो 5 years लेटर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि लेटर लिखो, हैंस लिखो, विल भी लिखो, शैल भी लिखो, आफ्टर लिखो, फ्रॉम नाउ लिखो, इसका मतलब क्या है? फ्यूचर का बात किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 years लेटर या फिर 5 year हैंस भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 5 साल के बाद अब बताइए, जैकब का प्रेजेंट एज x है, उसके बेटे का प्रेजेंट एज y है, तो बताइए दोनों का 5 साल के बाद कितना एज होगा? x प्लस 5 और y प्लस 5, सिंपल सी बात है, ये तो कोई बता देगा। तो अब आपको यहां पे लिखना पड़ेगा the age of Jacob will be x plus
5 ईयर्स, उसके बाद the age of Jacob's son will be y plus 5 years। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें इन दोनों को पहले हम बराबर कर देते हैं, x प्लस 5 और y प्लस 5। हम कह रहे हैं कि इन दोनों का उम्र जो है ना बराबर है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कैसे कर दोगे, क्वेश्चन में तो कुछ और लिखा हुआ है। हम कह रहे हैं कि दोनों बराबर है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, कैसे नहीं है, देखो जरा ध्यान से। इसमें क्या कहा जा रहा है, अब समझना, ये चीज समझो पहले। 5 ईयर्स हैंस, 5 साल के बाद का हमने जो काम करना था कर लिया। कहा जा रहा है कि 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। पहले बताओ ये एज किसका है, जैकब का, ये एज किसका, उसके बेटे का। तो कहा जा रहा है कि 5 साल के बाद जैकब का उम्र अपने बेटे के उम्र से 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। यानी कि ये ऑलरेडी जैकब का एज 5 साल के बाद कितना गुना हो जाएगा, ज्यादा 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो अब आपको ये मान लेना है कि ये ऑलरेडी 3 गुना ज्यादा है। तो जब ये ऑलरेडी 3 गुना ज्यादा है और हम चाह रहे हैं कि आपस में दोनों बराबर हो जाए, तो 2 कंडीशन आपके पास बचता है। या तो यदि ये 3 गुना ज्यादा है तो बराबर करने के लिए इनको 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना ज्यादा है तो डिवाइड कर देंगे तो बराबर। या फिर आप डिवाइड नहीं करना चाहते हैं और ये ऑलरेडी 3 गुना ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए इधर से भी 3 आप मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करना इज एन गुड ऑप्शन, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, इसीलिए आप इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तो बन जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो जाएगा। चलिए तैयार करते हैं। पहला इक्वेशन हमारे सामने यहाँ पे आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। और सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5। कोई दिक्कत इसमें? आगे यहाँ पे आइए, कितना बनेगा, x माइनस 3y बराबर 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार, पहला इक्वेशन तैयार। आगे बढ़ते हैं अब, यानी कि पहला फुल स्टॉप तक का जो हमारा काम था यहां तक वो कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ा जाए, क्या है अब उसके बाद देखो। 5 ईयर्स अगो, मतलब ये बात कर रहा है अब किसका, अब ये बात कर रहा है अगो, मतलब कि किसका, पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट का, पास्ट का। कैसे मालूम चला, वर्ड हमारे सामने है अगो। देखो सवाल ना बड़ा घुमाएगा आपको, पहले बात कर रहा था फ्यूचर का, अब बात कर रहा है पास्ट का, यानी कि अचानक ये आगे बढ़ रहा है और अचानक ये पीछे भी चला जा रहा है। इसीलिए समझने के लिए आपको ये वाला हिंट देना बहुत ही जरूरी था, जो कि हमने दे दिया। समझ में आया ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है इसमें, 5 ईयर्स अगो, यानी कि 5 साल पहले का बात कर रहा है अब ये, यानी कि 5 साल जो बीत गया, पास्ट का बात कर रहा है ये। तो आगे देखेंगे सवाल में क्या कहा गया है, पहले इतना दूर तक का हम लोग काम कर लेते हैं। बताइए, तो अब यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो, यानी कि 5 साल पहले का ये बात कर रहा है। तो अब जरा बताइए, जैकब का प्रेजेंट एज x है, उसके बेटे का प्रेजेंट एज y है, तो 5 साल पहले इन दोनों का उम्र कितना रहा होगा, x माइनस 5 और y माइनस 5 रहा होगा। तो अब यहां पे आप लिखेंगे द एज ऑफ जैकब वाज x माइनस 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के बाद क्या रहा होगा इसका उम्र, x माइनस 5 रहा होगा, और इसके बेटे का कितना रहा होगा, हाँ, द एज ऑफ जैकब्स सन वाज y माइनस 5 ईयर्स, यानी कि जैकब का 5 साल पहले x माइनस 5 ईयर्स उम्र रहा होगा और उसके बेटे का y माइनस 5 ईयर्स रहा होगा। अब हम इन दोनों को पहले बराबर कर देते हैं, x माइनस 5 और y माइनस 5। हम कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा। देखा जाए क्या कहा गया फिर, 5 ईयर्स अगो, यानी कि 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ये एज किसका है बताइए, जैकब का, ये उसके बेटे का है। तो सवाल कह रहा है कि 5 साल पहले जो है ना, जैकब का उम्र अपने बेटे के उम्र से 7 गुना ज्यादा है,
यानी कि ये ऑलरेडी 7 गुना ज्यादा है, तो फिर हमारे पास 2 ऑप्शन आता है। यदि ये 7 गुना ज्यादा है तो बराबर करने के लिए आप इसको 7 से डिवाइड कर दो, बराबर हो जाएगा। या फिर आप डिवाइड नहीं करना चाहते हैं और ये ऑलरेडी 7 गुना ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए इधर भी 7 गुना से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, तो मल्टीप्लाई ही हम लोग कर देंगे। ठीक है, चलो इस पे बोतल रखो। बस हो गया। चलो मल्टीप्लाई करना है हमको, यानी कि इधर भी आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब हमारा क्या निकलेगा, इक्वेशन नंबर सेकंड निकलेगा। करते हैं इसको सॉल्व। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5। x माइनस 7y बराबर माइनस 30, और ये हमारा निकल गया इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या अब नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। और आपको यहाँ पे मेथड अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, कौन सा? एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हमको साफ दिख रहा है कि यदि हमको एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना है तो इधर से x और इधर से x हमारा इसी हट जाएगा, मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा इक्वेशन 1 और 2 में, है ना। तो अब यहाँ पे आपको करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है बेसिकली यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यानी कि आप टीचर को ये बता रहे हैं कि सर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करने जा रहे हैं। चलिए, अब जब आप इसमें एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कीजिएगा तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, और दूसरा हमारा है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि जब तक आप सब्ट्रैक्ट नहीं कीजिएगा तब तक साइन हमारा कैसे चेंज होगा। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस। चलिए जरा देखिए ध्यान से, अब ये दोनों का दोनों हमारा कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे सामने? 4y बच गया, क्योंकि ये प्लस 7 हो गया अब, और ये माइनस 3, तो 4y बच गया बराबर 40। इट मीन्स y इज इक्वल टू 40/4। इट मीन्स y इज इक्वल टू 10। y का वैल्यू आ गया 10। अब y का वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, किस में आप पुट करना चाहेंगे? फर्स्ट में कर लीजिए, आसान रहेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में ना। चलिए फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट क्या इक्वेशन बोलिए? x माइनस 3y इक्वल टू 10। इसमें आप y का वैल्यू पुट कीजिए, x माइनस 3 इंटू 10 बराबर 10, x माइनस 30 बराबर 10, x इज इक्वल टू 40। x का वैल्यू आ गया 40 और y का वैल्यू आ गया 10। अब आप बताइए कि x आपने किसकी उम्र को माना था? जैकब का, ठीक है। हाँ, जैकब का आपने माना था x ईयर्स, यानी कि जैकब का उम्र है 40 साल, और उसके बेटे की उम्र को आपने कितना माना था? y, यानी कि उसके बेटे का उम्र है 10 साल। तो अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि स्टेटमेंट नीचे में लिखिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। देखिए तो लिखना पड़ेगा हैंड्स द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। एज जैकब का कितना हो गया? 40 ईयर्स हो गया। जैकब एज 40 ईयर्स। उसी प्रकार से द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन एज 10 ईयर्स। इट मीन्स बाप का उम्र है 40 साल और बेटे का उम्र है 10 साल। बात खत्म। कोई दिक्कत इसमें? एज वाला वर्ड प्रॉब्लम हमारा यही था। इसमें कोई दिक्कत हुआ है तो जल्दी आप बताइए। कहीं पे कोई समस्या नहीं ना? मीडियम था बेसिकली हमारा, मतलब हार्ड भी नहीं कह सकते हैं, आसान भी नहीं कह सकते, मीडियम कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। यदि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मीडियम से स्विच होके ये किसमें आ सकता है? लो वाले में आ सकते हैं, यानी कि ईजी हो सकता है आपके लिए।
हाँ बिल्कुल बनेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनेगा, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। आप जब सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को आप बना रहे थे तो आप खुद बताइए आपको आसान कौन सा लगा था? एलिमिनेशन लगा था। तो एग्जाम में आपको एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा कम जगह में और जल्दी से बन जाता है ना। सब्स्टिट्यूशन में क्या करो, पहले एस का वैल्यू निकालो, उसको उसमें पुट करो, वाई का निकलेगा, फिर वाई का दूसरे में पुट करो, फिर जाके फाइनल आंसर लिखो, लंबा समय उसमें लगता है। तो एलिमिनेशन मेथड आसान तरीके से कम समय में बन जाता है। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका सबसे पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहीं पे जो हमारा पहला कैटेगरी था वर्ड प्रॉब्लम का, एज वाला, वो हम लोगों की तरफ से कंप्लीट होता है। यानी कि मेरे साइड से एज वाला वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीटली खत्म होता है। आपके साइड से एज वाला वर्ड प्रॉब्लम खत्म हुआ कि नहीं हुआ ये आपका मालूम तब चलेगा जब आप अपने बुक के सवालों को बनाएंगे। तो आप जिस भी प्रकार के बुक को बनाते हैं, चाहे एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, उस बुक के सवालों को आप बनाइए। कहीं पे डाउट होगा तो आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। क्लास ओवर किया जाए। यहां पे सुनिए, पहले एज वाला वर्ड प्रॉब्लम हालांकि और अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल होगा हमारा वो यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा जो आज हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है। तो ऑब्वियस ये बात है, जब आप सवाल बनाएंगे तो डाउट आएगा, है ना। और डाउट आ रहा है इसका मतलब आप चीजों को समझ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे आके उस डाउट का आप निपटारा कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगले वाले क्लास में हम लोग नए प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।